अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। पाकिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी, गुर्बत, महंगाई का बढ़ना, बेरोज़गारी का होना, टैक्सेस की भरमार, बिजली गैस के बिल और इनकी दस्तियाबी, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, फिर टैक्स रिटर्न्स में हमने देखा कि बढ़ोतरी हुई। 23-23.5 लाख के करीब टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं और ये बड़ी अच्छी तादाद है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अजीब बात है कि टैक्स आमदन में कमी का रुझान बरकरार है। 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का फिर से खदशा है अक्टूबर में। ये क्या बात हो गई? और फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी और यकम नवंबर से इम्कान है कि मज़ीद कमी होने जा रही है। इस वक्त जो महंगाई में कमी जिसका गवर्नमेंट बात कर रही है बार बार और इसको बड़ी विन विन सिचुएशन करार दे रही है, क्या ये बात ऐसी ही है? फिर आईपीपीज़ 5 आईपीपीज़ के साथ मामलात को तय करना है, ख़त्म करना है, लेकिन अरबों रुपए उन्हें पे करने हैं। इसकी क्या वजह है और क्या अरबों रुपए पे करना ठीक होगा? क्या इससे पहले जो खरबों रुपए वो ले चुके हैं उसकी मद में कोई इंक्वायरी करने के बाद, कोई एक जामे किस्म का ऑडिट करने के बाद नहीं ये मामले को आगे बढ़ाना चाहिए? फिर जो इंडस्ट्री इस वक्त किसी की मुंतज़िर है उस तक एक हेल्पिंग हैंड पहुंचाना, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बेरोज़गारी में कमी हो जाएगी? हम अपनी इंडस्ट्री को फाल करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इन सारी चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट अचानक से 90,000 का संगे मील उबूर कर गई है। ये तारीख की एक नई सतह है जब 90,000 इंडेक्स पर इस टाइम बिजनेस हो रहा है। KSE 100 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ और इतने पॉइंट्स पर बिजनेस होने का मतलब है कि कैपिटलाइजेशन का बढ़ना, वॉल्यूम्स का बढ़ना, सरमायाकारी का बढ़ना। और अभी देखेंगे कि FDI के नंबर्स क्या है, SCO से हम क्या हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर माशियात हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, रिसर्च के आदमी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरसलान, आई एम थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब पहले ज़रा IPPs का मुआहदा, आप हमेशा इसके बड़े एडवोकेट हैं कि ये मसाइल से जान छुड़वाएं और आपका तो बड़ा ज़बरदस्त एक विज़न है कि इसको आप ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, कंपटीशन पैदा करें तो बिजली भी सस्ती हो जाएगी। आप हमेशा इसके बड़े ज़बरदस्त एडवोकेट हैं। लेकिन सर IPPs 5 के साथ मुआहदा ख़त्म करेंगे तो हमें अरबों रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या मामला है? ये अरबों रुपए ठीक है, जायज़ है, देने चाहिए, बनते हैं उनके? एक तो बात ये अरसलान साहब के, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये एक जुज है सप्लाई साइड की पॉलिसी का जो आईपीपीस के साथ हमने डील करना है। सो लेट्स ऑल बी वेरी क्लियर, ये कोई भी चीज पनेशिया नहीं होता, यानी कि एक हल नहीं होता सब चीजों का। उसी तरह ना ही ये हल है पाकिस्तान की बिजली के सेक्टर का, जिसमें क्वाज़ी फिस्कल यानी कि 2500 अरब का एक सर्कुलर डेट खड़ा है, 600 अरब का इस साल एक एडिशन आ रहा है, सब्सिडीज इसके अलावा हैं, बिजली महंगी इसके अलावा है, लाइन लॉसेस, TND लॉसेस, लोअर कलेक्शन, इनएफिशिएंसीज, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इन पूरी चीजों को स्टेट का जो रेगुलेटर है उसकी कैपेसिटी को, सरकार का पॉलिसी बनाने की कैपेसिटी को, और फिर आखिर में प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस करने की कैपेसिटी बिल्ड करना, ये सारा अम्बियांस है जो ठीक होने वाला है। जहां तक IPPs का ताल्लुक है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए, जब 94 और 2002 की पॉलिसी में ये लगे तो मैं तब भी हैरान होता था। मैं मुल्क में नहीं था, मैं बाहर काम करता था, तो मैं कहता था यार कोई 17% जो है वो पाकिस्तान पे डॉलर बेस्ड रिटर्न दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद कोई कंपेटिटिव बिडिंग में ये काम नहीं हुआ, जिसे कहते हैं ना कि प्राइस डिस्कवरी ही नहीं हुई कि उस वक्त बिजली की क्या कीमत होनी चाहिए, और एक अप फ्रंट टैरिफ दे दिया गया। और आप सोचें कि हमारी कैपेसिटी टू गिव दैट टैरिफ कितनी कमजोर थी। ये है असल मुहर्रकात। ये कंटिन्यू करता रहा और उसके बाद यहाँ आ खड़े हुए हैं कि अब तो एक नेसेसिटी है। 94 की पॉलिसी के वैसे ही जो IPPs हैं वो अपने 25 साल गुजार चुके हैं, तो उनको हम टेक और पे से निकाल कर टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं। एक तो ये बात है। उससे कुछ पैसे मेरे ख्याल है 68 पैसे के करीब बच जाएंगे, जिनसे अभी तक मुआहदा हो गया है। अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उनके पुराने पैसे हैं वो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ना फोरेंसिक ऑडिट में जा रहे हैं, ना ही हम कोई फाइनेंशियल ऑडिट में जा रहे हैं, ना ही हम इसकी ही ट्रेड टेस्टिंग में जा रहे हैं। ये तीन चीजें, अरसलान, एंड आई से दिस विद कॉन्फिडेंस, मैंने इवन फाइनेंस की मेज पे बैठ के भी हमेशा कही है कि ये होने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसमें ऐड अप करूं। सलमान शाह साहब कुछ दिन पहले प्रोग्राम में थे,
बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जब मैं काम कर रहा था वजारत ख़जाना में तो मैंने बड़ा क्लोजली देखी एक चीज़। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि इनके अगर ऑडिट्स हो जाएंगे तो शायद इनसे पैसे लेने पड़ जाएं, आपको देने ना पड़े। एक बार प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी, ऑडिट ये करवा लें पैसे देने से पहले। आई थिंक कि हर हुकूमत की ये एक जिसे कहेंगे माइंडसेट रहता है कि अब इस वक्त इतना जिसे कहेंगे डिसरप्शन सिस्टम में क्रिएट करें कि ना करें। एंड आई थिंक मे बी दे डोंट वांट टू क्रिएट सो मच डिसरप्शन इन द सिस्टम जिससे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत गिरी हुई है और वो और गिर जाए। आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सारा कुछ कर भी लेंगे तो शायद इतने वाटर टाइट मुआहदे होंगे कि बहुत बड़ा बेनिफिट ना आए। उसकी बजाय जो इस वक्त पॉलिसी है, कुछ परसुएजन की, कुछ कोअर्जन की, कुछ पुश की, कुछ उनसे गुफ्तो शनीद की, ये सब करके अगर हम इनको टेक और पे से ही निकाल दें, 2002 वाले भी और ये भी, पर असल बात फिर भी वहीं खड़ी रहेगी। अब आप पूछेंगे असल बात क्या है, वो ये है कि एक तो बाकी सारी चीजें होनी है, वो मतलब उसको निज़ाम से मतलब निकाल नहीं सकते, बगैर निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते, निज़ाम की तश्कील नौ होने वाली है। और फिर 2015 के जो आईपीपीज हैं, असल बात तो वहां है, अगर 3-4 रुपए बिजली की कीमत में आईपीपीज की वजह से कम होने हैं, याद रखिए, तो वो तो वहां जाकर कम होंगे जो 2015 के नए आईपीपीज लगे हैं, जिनकी इस वक्त पीक डेट पेमेंट हो रही है ओके। और वो अगले 2-3 साल होती रहेगी। अगर चाइनीज से वो मुआहदा हो जाता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी ये कमी हो जाएगी। पर नाजरीन के लिए 18 रुपए की ये कॉस्ट है हजूर, 18 रुपए की, ये याद रखिए इस चीज को। इसके ऊपर जो आपको 50 रुपए की बिजली आती है उसमें मतलब बहुत सी और चीजें शामिल हैं, जिसको मिलाकर ये 18 रुपए इज योर टू बी एग्जैक्ट 18.5 रुपए है जो आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट है। फिर फ्यूल का बिल है 12-13 रुपए। फिर बाकी आपकी चीजें हैं जिसमें डीएम्स टैक्सेस भी हैं कहलाते सर, हैं। ठीक ठाक टैक्सेस हैं, जी उनके तो नाम भी नहीं आते हमें। जी, 17% के करीब टैक्स बनता है। फिर क्रॉस सब्सिडी है। ये सब जब आप मिला लेते हैं तो ये 50-55 रुपए की कॉस्ट बनती है। ये सारा कुछ हैंडल होने वाला है, टैरिफ स्ट्रक्चर भी ठीक होने वाला है। ये एक ओवरऑल जायजा हमने रख दिया है कि हुकूमत पे हम हर सूरत एक एडवोकेसी ये करते रहते हैं कि आप ये सारे काम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन एक जुज है, टैरिफ रिफॉर्म एक जुज है, न्यूक्लियर एनर्जी लाइए ये एक जुज है, इंडिजिनस पे जाना है वो एक जुज है। अब आपको एक अगर मजे की बात बताऊं आप परेशान हो जाएंगे, 17,000 मेगावाट नई कॉन्ट्रैक्टेड है बिजली सिस्टम में अगले मेरा ख्याल है 2034 तक। अब बताएं उसका करना क्या है। आपको जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि कुछ माहदे इसमें से डिले करने पड़ेंगे आपको। इस वक्त भी 45,000 मेगावाट सिस्टम में कैपेसिटी है, 35,000 के करीब हम कैरी कर लेते हैं। 25-28,000 से ऊपर समर में और 10,000 मेगावाट से ऊपर विंटर की डिमांड नहीं है। तो पूरी इकोनॉमी ने चलना है तो ये सारी डिमांड क्रिएट होनी है। आई मीन इतना कुछ होने वाला है एनर्जी सेक्टर में, इतना कुछ होने वाला है। अब बात ये अरसलान कि डू वी हैव द कैपेसिटी टू डू ऑल दिस? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द क्वेश्चन। आपने मेरा सर ख्याल बड़ी है कि इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया है कि हमारी जो इस वक्त कंजम्पशन है वो क्या है और हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर। फिर कंजम्पशन और प्रोडक्शन अगर इन दोनों की रेशो देखें तो कोई बड़ी कमी मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरह आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा कोई शॉर्टफॉल है हमारे पास। उसके बावजूद हम इंडस्ट्री को इतनी महंगी बिजली क्यों फिर दे रहे हैं? दुनिया भर में इंडस्ट्री को फ़ायदा देकर आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर अपना ज़र मुबादला भी बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री से 100 किस्म के टैक्सेस भी निकल आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से ड्यूटीज़ भी लग जाती हैं, तो हम इंडस्ट्री को क्यों फ़ायदा नहीं दे पा रहे? अरसलान, टैरिफ रिफॉर्म जो है, टैरिफ रीडिज़ाइन जो है, मतलब मुझे तो कोई 10 साल हो गए हैं ये कहते हुए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बात ये है, आप इस वक्त चाहते हैं ना कि बिजली की खपत मुल्क में बढ़ जाए, बिकॉज आपके पास बिजली वाफिर है और लेने वाले कम है। तो आप ये करिए ना कि जो इस वक्त का टैरिफ का स्लैब का निज़ाम है, जो टैरिफ बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे अरसलान बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो उसको तब्दील कर दें। ये हमने उस दिहाई में बनाया था 70-80 की, जब बिजली की खपत को कम करना चाहते थे। अब तो बिजली की खपत को बढ़ाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसा पैकेज दीजिए कि आप एक तो अगर लास्ट ईयर से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इस साल, तो चलें जी उस पर हम सिर्फ
12 रुपए फ्यूल कॉस्ट लेंगे आपसे, बिकॉज बाकी तो हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कैपेसिटी है वो कवर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, जैसे जैसे मैं चाहता हूं कि बिजली की खपत बढ़े, तो मुझे अपना टैरिफ स्ट्रक्चर रीडू करना पड़ेगा ना। या तो एक मैं एवरेज टैरिफ दे दूं ताकि लोग खुल के इस्तेमाल करें, या मैं कहूं कि आपका बढ़ता रहेगा, तो अगर आप 2000 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हम बिजली का टैरिफ कम कर देंगे, अच्छा बिकॉज हम डॉक्टर डिमांड साहब, ये जो एवरेज टैरिफ आप कह रहे हैं, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, ये ज़रा आपसे समझने की कोशिश करूँगा। ये जो एवरेज टैरिफ यानी एक जैसे पैसे लगा दें और चाहे स्लैब्स हटा दें, जिसकी जितनी बिजली उसको एक जैसे पैसे पे करने, 500 यूनिट वाला भी वही पे करे, 100 वाला भी वही पे करे, क्या ये मुमकिनात होते हैं और इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, एवरेज टैरिफ और एक जैसे टैरिफ जिसका आपने अभी जिक्र भी कर दिया, क्या इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है? कोई इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा रप्चर हो जाता है? क्या होता है कि अगर हम फ़र्ज़ करें 18 रुपये फी यूनिट बिजली ले रहे हैं, वो 100 यूनिट वाले से भी ले रहे हैं, वो 600 800 900 यूनिट वाले से भी वही ले रहे हो, तो इससे कोई नुकसान है? यार 60% जो हमारा कंज्यूमर ये 200-300 के स्लैब में है ना, इसको तो अभी भी 8 रुपए की बिजली दे रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा ना। एक तो ये तरीका ही गलत है। अब करना क्या है? करना यह है कि आप बिजली की कॉस्ट रिकवर करें। ओवरऑल बिजली की कॉस्ट 34 रुपए है इस वक्त एवरेज ठीक पाकिस्तान ठीक। में। 18 रुपए 50 पैसे कैपेसिटी है, 12 रुपए के करीब आपकी फ्यूल कॉस्ट है, और 3-4 रुपए ऊपर जिसको डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और बाकी चीजें कहते हैं। लेट से कि आप 34 रुपए, अच्छा अब मसला ये कि टैक्सेस आपने डिसाइड करना है कि क्या आप डायरेक्ट टैक्सेशन करके इसको निकाल सकते हैं, सो आपका ऊपर 17% बच जाएगा, 5-6 रुपए यहाँ बच जाएंगे। अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप ये क्रॉस सब्सिडी निकाल सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है, ये भी आपने डिसाइड करना है। एंड गेम ये है कि 34 रुपए की बिजली है, चले आप 40 रुपए की बेचना चाहते हैं। अब अगर खाकान कमजोर आदमी है और खाकान उस वल्नरेबल सेगमेंट में है, तो उसकी जो सब्सिडी टैरिफ के थ्रू जा रही है, आप 40 रुपए की बिजली दीजिए खाकान को, और उसके बिल के अलावा, यानी कि बिल चला गया, एक सिस्टम खत्म हो गया सब्सिडी का, जो फाइनेंस डिवीजन वाटर एंड पावर को, पेट्रोलियम को और देती फिर रही ठीक। है, खत्म कर दिया हमने ये सिस्टम। अब खाकान का डिसाइड हो गया कि जी ये वल्नरेबल है, ये गरीब इंसान है, इसकी सैलरी कम है, मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा उठाइए और खाकान के घर हर 3 महीने बाद जो भेजना चाहते हैं वो भेज दें, ज़बरदस्त। जिसको कहते हैं ये डायरेक्ट सब्सिडी ये का बहुत निज़ाम। ज़बरदस्त ये आपने आसान और सहल तरीका, सर आसान और सहल तरीका, ये कौन करेगा सर? यहाँ पे आसान तरीका तो हमने करना ही नहीं है। गुफ्तगू ये है कि ये जो सब हम कहते हैं ना कि हमने बड़े हार्ड डिसीजन ले लिए, माजरत के साथ अरसलान, कीमत बढ़ाना ना हार्ड डिसीजन होता है और ना ही फंडामेंटल रिफॉर्म होता है। ये एक रिफॉर्म है, मैंने आपके सामने रख दिया है। जब 40 रुपए की बिजली सबको मिल रही होगी ना, एक एवरेज सी गुफ्तगू कर रहा हूं, तो फिर कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि मैं अरसलान को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा हूं, अरसलान टेक्सटाइल बिल्कुल को सही कर रहा है, बात है। टेक्सटाइल किसी और को कर। यार इन चीजों से निकालें सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें। मैंने तो अभी, अच्छा ये बात मैं पिछले 10 साल से तो मतलब सरकार में होते हुए भी कह रहा हूं, बट वी आर अनएबल टू डू दिस। अब हालांकि हमने इनकम सपोर्ट में हमारे पास इस वक्त 9.5 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा मौजूद है। जस्ट ठीक। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक और फैक्ट देता हूं, क्योंकि आपने शुरू में अब कह दिया ना कि मैं रिसर्च करके करता हूं, तो अब मुझे उस चीज पे पूरा भी उतरना है। पूरे पाकिस्तान में 14.5 मिलियन हाउस होल्ड हैं जो शराय गुर्बत से नीचे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 14.5 14.5 मिलियन मिलियन। हाउस होल्ड शराय गुर्बत से नीचे है। 9.5 का तो डेटा पड़ा हुआ है, तो 9.5 तक तो मैं सब्सिडी अभी पहुंचा सकता हूं। बाकी 4.5 मिलियन का डेटा भी उठा के उनको भी सब्सिडी दे दूं, तो ये ठीक है, सब्सिडी का निजाम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से खत्म हो जाएगा। ये आपने बड़े अच्छा सब्सिडी, इस पे तो आईएमएफ सर कब से कह रहा है, और हम आपने जिस तरह बताया तो हम निज़ाम कुछ सब्सिडी को मजबूरी नहीं बनेगी, फिर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सब एक जैसे स्लैब में होंगे तो किसी को ये परेशानी भी नहीं होगी यार वो मुझसे कम दे रहा है और ये मुझसे ज़्यादा दे रहा है। ये सेम वैसे ही है जैसे टैक्स देने वाला कहता है मराद मुझे भी नहीं मिलती, टैक्स मैं दे रहा हूँ, मैं अकेला दे रहा हूँ तो 6 लोग खा रहे हैं। सर अब ये बताएं, मुझे एक चीज़ ज़रा समझ नहीं आ रही थी कि हमने रवा साल इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे, 23.5 लाख बढ़ गए 2024 के, लेकिन उसके साथ ही जो आमदन है टैक्स आमदन उसमें कमी का रुझान देख रहे हैं 90 अरब। ऐसा क्यों हो रहा है? So let me explain कि ये 90 अरब का फिगर क्या है, कहाँ से आ रहा है और क्यों कोट हो रहा है। आईएमएफ के साथ मैं भी अपनी स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ, जो मुआहदा हुआ है उसमें ये लिखा है कि पहला क्वार्टर
जो 1 जुलाई सन 2024 को शुरू हुआ और 30 सितंबर सन 2024 को खत्म हुआ, एफपीआर ने 2652 अरब रुपए की कलेक्शन करनी थी। जब कलेक्शन हो गई तो ये 90 से 93 अरब रुपए का एक शॉर्टफॉल इस कलेक्शन में आया है। दिस इज द शॉर्टफॉल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब ये ऑलरेडी अच्छा, लेकिन एक चीज बताइएगा डॉक्टर साहब कि प्रीवियस से डेटा एक्सीड हुआ है, बढ़ा है, प्रीवियस से बेटर हुआ है? जी देखिए, एक तो अभी तक रिटर्न्स क्लोज नहीं हुए बिकॉज हमने अभी भी कहा हुआ है कि हम डेट एक्सटेंड हुई है। सो ये सवाल आप मुझसे नेक्स्ट इंटरव्यू में करेंगे जब क्लोज होंगे रिटर्न्स, और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि कितने रिटर्न्स फाइल हुए। पर अरसलान, जो कि इस केस में लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। अरसलान ने अगर रिटर्न फाइल कर दिया है और वो निल रिटर्न है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि निल रिटर्न कितने आ रहे हैं। लाखों रिटर्न तो निल आ जाते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी खरीदनी थी, आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न आपका निल है। अब नाउ आई हैव टू सी एज एन एफपीआर पर्सन कि यार ये निल रिटर्न है, तो मुझे डेटा माइनिंग करनी पड़ेगी कि क्या वाकई अरसलान ने अमेरिका जब गए थे लास्ट तो क्या था, तनख्वाह आ रही थी तो क्यों नहीं शो हुई, एग्री इनकम से कितना ऑफसेट, आई मीन अ होस्ट ऑफ थिंग्स आई वुड हैव टू सी। सो कहने का मकसद ये, एक तो ये बात है, पिछले साल से 23-24% कलेक्शन ज्यादा है इस क्वार्टर में, बट जो हदफ था उससे बहुत 90 अरब 93 अरब का शॉर्टफॉल है। अब देखना है कि अगले दिसंबर तक ये शॉर्टफॉल बरकरार रहता है, बढ़ता है, क्या होता है। मुझे यूं लग रहा है कि हमने 13 ट्रिलियन का जो टारगेट सेट किया है आईएमएफ के साथ, आई थिंक इट इज हार्ड टू अचीव, और इसके लिए या तो नए टैक्सेस लाने पड़ेंगे। आई थिंक इट इज वेरी हार्ड इन अ इकोनॉमी विच इज ओनली ग्रोइंग 2.5-3% पे टू सेट अ टारगेट कि 39% लास्ट ईयर से ग्रोथ आ जाए। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है, मैं ज़रा वापस आऊँगा ब्रेक से। तो ये जो फाइलर नॉन फाइलर की एक जंग चली आ रही है 2018 के बाद, तो बहुत ज़्यादा चली आ रही। लोग डर रहे हैं, हम गाड़ी नहीं ले सकते, हम जायदाद नहीं ले सकते, कई लोगों को तो पता ही नहीं है टैक्स भरते कैसे हैं। इसका क्यों नहीं सिस्टम ऐसा कर लेते कि लोग डरने के बजाय खुशी खुशी जाएँ? वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जैसा कि हम इसका डिस्कस भी कर रहे थे, कि 90 अरब से भी बढ़ सकता है, मजमूरी शॉर्टफॉल तो 180 अरब तक पहुँचने का खदशा है। डॉक्टर साहब, आम आदमी है, फ़र्ज़ करें वो 50-60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपया कमाता है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आज के दौर में, और वो को पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, या अगर हो भी उसको नहीं पता मैंने टैक्स फाइल क्या होती है, रिटर्न्स क्या होते हैं, मैं इंटरनेट पे कैसे करूँगा, ये करूँगा। तो वो कहता है मैं गाड़ी खरीदूँगा तो मुझे डराएंगे, मैं कोई घर खरीदूँगा तो मुझे डराएंगे। इसका क्या हल निकालना होगा? ये तो बड़ा ख़तरनाक एक डर पड़ गया लोगों को। तो देखिए, एक तो ये है कि पहले मैं लॉ ऑफ द लैंड अब एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपकी सालाना इनकम अब 6 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप फाइलर नहीं हैं, तो आई थिंक लाइफ विल बिकम स्लाइटली अनकंफर्टेबल फॉर यू। मसलन आपकी सिम जो है वो ब्लॉक हो सकती है। ठीक। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आपने एयर ट्रैवल करना हो तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो यूं है कि अगर आपने गाड़ी या घर या कोई चीज़ खरीदनी हो, तो आई डोंट थिंक ये भी करना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक। सो वेरी रिस्पेक्टफुली आई से टू पीपल हु अर्न मोर देन 50,000, टैक्स पेयर होना, मैं पाकिस्तान में काम करता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में करता रहा हूँ, मैं बाहर करता रहा हूँ, टैक्स पेयर होना तो एक इज्जत की चीज़ है, एक मकाम है आपका कि आप टैक्स देते हैं, आप जो भी फैसिलिटी है, मुल्क की डिफेंस है, रोड है, इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करते हैं। आपको अब टैक्स के निज़ाम में आना चाहिए। फाइलर की कैटेगरी ही रह जाएगी। मैं कन्विंस हूँ, और मैं बहुत अरसे से 2-3 साल से कन्विंस अथॉरिटीज़ को भी कर रहा हूँ कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा सर, इसको मजीद आसान नहीं बना सकते नीचे तक? मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इतना आसान लोगों को ये ना डराया जाए ना कि यार आप नहीं दोगे तो ये बताएं कि यार आप दोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, आप दोगे तो आपके साथ, हम पहले डराना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये बताएं कि ये होगा, आपको सहूलतें मिलेंगी, आप कोई चीज़ खरीदोगे उसमें छूट है, आप बैंक से पैसे निकलवाओगे छूट है, ये बड़े फ़ायदे हैं। सो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो आप आज जिसे कहेंगे अच्छे डीप सवालात कर रहे हैं। सो अगर आप टैक्स फाइलर बन जाएंगे और बैंक में लेट से जाकर 10 लाख रुपया रखवाएंगे, और उस 10 लाख पे लेट से कि आपने साल में 2 लाख रुपया कमाया। अब अगर आप फाइलर हैं अरसलान, तो आप उस 2 लाख रुपया जो आपने कमाया उस पे जो टैक्स देंगे वो 30,000 रुपये होगा,
विच इज फुल एंड फाइनल आपका टैक्स, और उस फिर आपको कोई और नहीं सवाल पूछेगा उस टैक्स के लिए। आप बाकी रकम अपनी लेंगे और आप 1 साल बाद 11,70,000 रुपए लेके घर चले जाएंगे। अब एक साहब हैं डॉक्टर खाकान, वो आए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो फाइलर ही नहीं बनना चाहता। मैं जब मैं बैंक में जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरे 10 लाख पे मुझे आपने 12 लाख रुपए देने हैं और 15,000 टैक्स काटना है मेरे 2 लाख के प्रॉफिट पे, तो बैंक मैनेजर कहेगा नहीं सर, अरसलान फाइलर थे, आप नॉन फाइलर हैं, आपके उस पे 30% टैक्स कटेगा। तो फिर मैं वहीं बैठ जाऊंगा और कहूंगा नहीं अब मुझे फाइलर बनना पड़ेगा। ये मैंने एक चीज सामने रखी है कि क्या फायदा हो सकता है फाइलर होने का। पाकिस्तान में आपका टैक्स आधा हो जाता है अपने बैंक प्रॉफिट पे और कई चीजों पे जब आप फाइलर बन जाते हैं, और कई आसानियां पैदा होती हैं। पर ये बात आपकी दुरुस्त है, फाइलर बनने के लिए आपको आसानियां भी पैदा करनी है, टैक्स के निज़ाम को भी आसान करना है, टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी आपको दूर रखना है, प्लस फॉर्म को इतना आसान कर देना है कि मतलब हर इंसान, और मुझे बहुत से दोस्त फोन करते हैं कि यार आप फाइनेंस में रहे, आपको समझ है कि भर दें, एंड देन इट इज टफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू डू इट। वो इतना पब्लिक आसान अवेयरनेस निज़ाम हो। कैंपेन ही नहीं मैं देख रहा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बजाय टेलीविजन इंटरव्यूज देख रहा हूँ एफबीआर चेयरमैन के। भाई दफ्तरों में इतना बड़ा हमला है, निकालें उन्हें, बताएं लोगों को कि पब्लिक अवेयरनेस दें कि भाई ये करें, बहुत कोई मसला नहीं है, आपको आसानी होगी, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको टैक्स फाइलर बना के देते हैं। अब लोगों को ये परेशानी है कि वकीलों को भी पैसा दें, लोगों को भी दें जिनको नहीं पता है, ये बड़ा मसला बना हुआ। अच्छा सर, चूंकि चाहूँगा ज़रा ज़्यादा चीज़ें आप आज हाथ आ गए तो डिस्कस कर लें। सर ये बताएं आईएमएफ का पैकेज क्या होने जा रहा है? आईएमएफ के पैकेज के बाद बाकी मालियाती इदारों से भी हमें फंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन सर ये जो हम रिकवरियां कर रहे हैं नैब की मद में, कहीं से आवाज़ आ जाती है 4 खरब की रिकवरी, कहीं से कुछ, तो क्या हम ये रिकवरियां हकीकी मानों में कर रहे हैं? ये रिकवरियों से कोई फ़ायदा होगा, कोई लोन्स वापस करने में फ़ायदा होगा? फिर डेफर्ड पेमेंट पे जो पेट्रोल मिल जाता है सऊदी अरब से, उसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो बात ये कि आईएमएफ की इंगेजमेंट की ही वजह है, और आप होगा कि मैंने हमेशा कहा है आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान को इस वक्त चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आईएमएफ की इंगेजमेंट की ही वजह है कि जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी, आसान मैक्रो भी निकाल दें, स्टेबिलिटी सी है, उसका मतलब ये है कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो पिछले साल 24% थी, उससे पिछले साल 29% थी, इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 10% के करीब रहेगी ऑन दी एवरेज। कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई। रिजर्व्स 11 अरब डॉलर के हैं, क्योंकि आपने जो सही फरमाया, आपका 16 अरब डॉलर किसी ने वापस लेना था तो मौखर कर दिया, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया। आपको वर्ल्ड बैंक और मल्टीलैटरल्स के फंड्स आ गए, आईएमएफ के फंड्स आ गए, आपका एक इंपोर्ट कवर बना। क्या फायदा हुआ? आपका जो रुपया है वो 280 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 278.30, 278.40, 50 टू अ डॉलर। आपका जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है ये इसी वजह से हुई है, प्लस इंटरनेशनल कीमत भी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दो ही वजह हैं इसमें, ना हुकूमत का कोई लेन है ना कोई देन है, प्राइस ऑटोमेटिकली ओग्रा फिक्स कर देता है। पर चूंकि प्रूडेंटली आईएमएफ के साथ इंगेज हो गए, एस्टैब्लिशमेंट ने स्मगलिंग पे काबू पाया, एटीटी अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काबू पाया, तो आपका रुपया स्टेबल हुआ, ये कीमत कम हो गई। ये है इस वक्त एक ओवरऑल तनाजुर आईएमएफ की एंगेजमेंट का। आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट करना अरसलान आसान नहीं होगा। इवन सितंबर के 3 टारगेट्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद मीट नहीं हुए हैं। पहले तो फंड का प्रोग्राम कर लेना, तो वो वाली बात है ना कि एक रिश्ता तय कर लेना तो एक बात है, रिश्ता निभाना बहुत फर्क बात है। और याद रखिए कि पाकिस्तान का रिश्ता आईएमएफ से 24वां तो है, पर उसमें से एक्सटेंडेड यानी कि लॉन्गर फंड फैसिलिटी जिंदगी में एक कंप्लीट की है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो 13-16 की फैसिलिटी थी, और वो 13-16 की फैसिलिटी मैंने पाकिस्तान की कोर टीम में एंकर की थी। सो आई वेरी वेल नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, एंड ऑल्सो आई नो दैट वी had not completed a facility when we came in 13, and we really made an effort. So एक तो इसको complete करना है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ टैक्सेस या रिकवरीज, इससे आगे जाकर जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है जो हम नहीं करते, एक्सपेंडिचर से मतलब है अपने खर्चों का रिफॉर्म, वो करना है। अगर ये 2-3 चीजें ही करेंगे तो कुछ 3 साल में आपको स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई, सीमेंट होती हुई दिखाई देगा। कैन वी डू ऑल दिस? That remains to be an open question. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर।
बड़ा डिटेल डिस्कशन भी हुई, मज़ा भी आया, कुछ सीखने को भी मिला, हमें भी पता चला कि रियलिटी बेस में इकॉनमी को लेकर हो क्या रहा है। एक चीज़ आप तमाम लोगों से गुजारिश है, चूँकि आप लोग प्रोग्राम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, टैक्स पे करना बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ऑनर की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। इस पे आपको कई चीज़ों पे मराहत और छूट मिलती है, इससे डरें मत, बल्कि इसको आसान तरीके से भरना। और अब तो इंटरनेट के ज़रिए आप टैक्स फाइलर हो सकते हैं। आप जाएँ FBR की वेबसाइट पे, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। ख़ुद नहीं तो आपके बच्चे आपको टैक्स फाइलर बना सकते हैं। तो FBR के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि आसान बनाएं, डराएं मत। नॉन फाइलर फाइलर की जंग खड़ी करने की बजाय लोगों को कहें कि फाइलर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।